मान लीजिए कल आपका 9th वाला लड़का और उसका एक दोस्त लड़ते लड़ते आपके पास आए, आपसे कहें दोनों, आपका बेटा आपसे कहे कि मेरी गर्लफ्रेंड को ये जो है पटा रहा है, और वो दोस्त बोले नहीं ये वो मेरी गर्लफ्रेंड ये पटा रहा है, तो दोनों लड़ते हुए आपके पास इस बात को लेकर आए हैं, इस शिकायत को। अब बताइए आप क्या करेंगे? नहीं है, लेकिन उनका इस 12,091 से कोई लेना देना नहीं है, उनकी काउंसलिंग नहीं करानी है। यानी काउंसलिंग किसी करानी है जिसका नाम है 12,091 में। हाँ तो सर ये बात सही है सब, चलो ठीक है, लेकिन जो 66,654 कुछ पद बता रहे थे भरे हुए, हाँ तो उसमें जो 12,091 की जो लिस्ट है वो भी उसमें शामिल है सर? 12,091 की जो लिस्ट निकली थी सर, तो उसमें क्या नाम है? तो हम यहाँ से हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से हम जीत गए, ठीक है सर। और फिर उसके बाद में सरकार को भी बोल दिया था हाई कोर्ट ने कि काउंसलिंग कराओ। हाँ काउंसलिंग कराओ, लेकिन इन्होंने नहीं कराई और ये चले गए डबल बेंच में। ठीक, डबल बेंच में हो गई हमारी हार। ठीक, फिर डबल बेंच में हमारी हार होगी, तो फिर लड़के फिर ले गए सुप्रीम कोर्ट। फिर क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में ले गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट की सिंगल बेंच ने शायद और मात्र 14 या 15 सेकंड में 14 या 15 सेकंड में केस को बिल्कुल ही खारिज कर दिया, जबकि एक से एक बढ़िया वकील लगाए थे, बिल्कुल भी नहीं सुना। चलिए आपके बात को हम सुन लिए, अब आपको सच्चाई बताते हैं। जो सर वो सर थे रिजवी कहकर कोई वो सर थे, हाँ जज, तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुना, 14-15 सेकंड में बिल्कुल खारिज कर दिया। चलिए आपको पूरा मैटर नहीं पता है, हम आपको बता देते हैं, हमें पूरा पता है क्या हुआ, क्यों खारिज हो गया, क्यों डबल बेंच से हार गए, पता है? SC कैटेगरी से हूँ और 8 साइड से हूँ, और आगरा जिला में सर मेरा 102 नंबर है। आगरा जिला में 101 नंबर है, लड़का का विशाल नाम का लड़का है मथुरा का, और वो नौकरी कर रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो, हाँ नमस्ते सर। हाँ जी नमस्कार, कौन? हाँ मैं धन्यवाद बोल रहा हूँ सर आगरा से। हाँ बताइए। हाँ तो ये टेट पास ऑल जो है, इस पे मैं व्हाट्सएप पे ज्वाइन होना चाह रहा था सर। तो जिस नंबर पर आपने कॉल किया है इसी पर आप अपना नाम लिख करके मैसेज कर दीजिए और लिख दीजिएगा कि ग्रुप का लिंक, ग्रुप से जुड़ना है। अच्छा, इसी पर मैसेज कर दूंगा सर? हाँ आपको लिंक मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और कुछ तो नहीं? नहीं, और तो वीडियो आपकी सुनता ही रहता हूँ मैं, और आप ही वीडियो से ना थोड़ी उम्मीद बनी हुई है कि अगर 17 बार अगर निकती हो तो हमें चांस मिले। 2011 में सर मैंने दिया था, 102 नंबर थे मेरे। अच्छा। मैंने अपनी आगरा जनपद में काउंसलिंग ना करा करके और सीतापुर, गोंडा, बहराइच उधर साइड मैंने कराई थी सर। तो उधर मेरा नंबर तो आ गया 102 नंबर में, मैंने फाइट भी कर दिया, लेकिन DOB में मैं रह गया सर। अच्छा, तो आप किस में हैं? OBC, SC, ST किस में हैं? मैं SC 8 में हूँ। किस में? SC 8। अच्छा, SC कैटेगरी से हैं? हाँ SC कैटेगरी से हूँ और 8 साइड से हूँ। और अच्छा। आगरा जिला में सर मेरा 102 नंबर है। आगरा जिला में 101 नंबर है, लड़का का विशाल नाम का लड़का है मथुरा का, और वो नौकरी कर रहा है। कोई बात नहीं, वो उनकी किस्मत है कि उनको मिली है, आपकी किस्मत नहीं कि वहाँ पर जो है आपका नहीं हो पाया। मैंने काउंसलिंग नहीं कराई थी ना यहाँ पर, इसलिए। वही बात कि उन्होंने काउंसलिंग कराया, उन्होंने फॉर्म भरा था तो उनका हो गया। फॉर्म मैंने भी भरा था सर यहाँ पर आगरा में। तो काउंसलिंग तो नहीं कराया ना? हाँ काउंसलिंग नहीं कराई थी, बस पापा जी ने मेरे ने बोला भी था कि बेटा ये गृह जनपद में भी काउंसलिंग करा दे, लेकिन उधर 6,000, 5,000, 3,000 वो वैकेंसी थी, तो मैं उधर ही चला गया था। तो एक बात हमेशा याद कर लीजिए कि एक गलती की वजह से आप इतने साल से नौकरी से वंचित हैं,
बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। इससे इससे आपने क्या सीखा कि भीड़ चाल जो होती है वो हमेशा सही नहीं होती। जिधर भीड़ जा रही है कोई जरूरी नहीं है कि वो सही ही हो। सही दिशा में। हर कोई ये देख रहा था कि कहाँ ज्यादा सीटें हैं, चलो वहीं चलते हैं। तो सही जहाँ सही। ज्यादा सीटें हैं, जब हर कोई वहीं भागेगा हम्म, तो फिर वहाँ भीड़ जब बढ़ गई तो ज्यादा सीट रहने का कोई लाभ मिला? कोई फायदा नहीं। ऐसा कोई तो नहीं है मिला। नहीं कि ज्यादा सीट है तो जितने ज्यादा लोग जाएंगे सबका हो जाएगा। अब सही है। उसमें ज्यादा सीट होने के बावजूद आपका नहीं हो पाया, और कहीं पर कम होने के बावजूद आपसे कम नंबर वाले का हो गया। हम्म, तो हमेशा जो है रास्ते जो है कई सारे चुनने चाहिए। और जब आपके सामने ऑप्शन कई थे कि काउंसलिंग यहाँ भी करा सकते हैं वहाँ भी करा सकते हैं, तो अपना हम्म, जिला तो किसी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ज्यादा जहाँ सीटें हैं एक दो जगह वहाँ कराए होते, और जहाँ आपका आसपास का क्षेत्र है कुछ यहाँ कराए होते। हम्म, जब भी भीड़ जिधर भाग रही हो, कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर जो है वो भीड़ जो निर्णय ले रही है वो सही ही हो। आपको एक कहानी सुना है इसी पर? हाँ, बताओ अभी सर। अभी आप जल्दी में तो नहीं है, कहीं जाना तो नहीं, कोई काम तो नहीं? नहीं 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 नहीं, कोई जल्दी में भाई नहीं। आप भी 2011 वाले, हम भी 2011 वाले ही हैं। अच्छा सर। ये अभी इलाहाबाद प्रयाग में महाकुंभ लगने जा रहा है ना, हाँ। इस साल। और हर 12 साल पे लगता है। 12 साल बाद लगता था तो जी। 2013 में भी लगा था। अच्छा। 2012-13 में वहां पर महाकुंभ लगा था। तो उस वक्त हम वहीं पर थे, और हम वहीं संगम स्थल से थोड़ी दूरी पर एक एरिया है अल्लाहपुर, एक जगह है बागम्बरी गद्दी। तो इलाहाबाद में वहीं रहते थे। कभी आप जाइएगा संगम घूमने, वहीं पास में है बागम्बरी गद्दी। अच्छा। काफी बड़ा मठ है, तो वहीं पास में रहते थे। तो हम लोग रोज शाम को, जो लड़के लोग वहाँ तैयारी कर रहे थे, तो रोज शाम को संगम टहलने निकलते थे, और रूम से संगम तक जाने में पैदल मात्र 10 मिनट लगते थे या उससे भी कम। अच्छा। मतलब रूम से निकले, टहलते हुए संगम पहुंच गए, बातचीत करते हुए 10 मिनट भी नहीं लगता था। लेकिन जब महाकुंभ लगा था और कोई नहान था उस दिन, बड़ा कोई पर्व था, नहान था जनवरी के महीने में, तो उस दिन बहुत भयानक भीड़ थी। तो जो लड़के थे उन लोगों के घर से भी कुछ लोग आए थे। तो रात को 11 बजे हम लोग खाना पीना खा करके अगले दिन सुबह जो नहान था, नहान के लिए निकले। रात में 11 बजे निकले, और संगम पहुंचते पहुंचते हम लोग को बज गया सुबह का 4:30। यानी जो दूरी 10 मिनट में तय करते थे रोज, वो दूरी तय करने में 5-5.5 घंटे लग गए। सोचिए कितनी भीड़ रही होगी। ठीक ठीक, सही है। महाकुंभ है, भीड़ होता ही है। अच्छा, जैसे ही हम लोग संगम के पास पहुंचने वाले थे, तभी लोग अचानक पीछे की ओर उल्टा भागने लगे, सारे लोग। अच्छा। अब कल्पना कीजिए कि जिस दूरी को हम लोगों ने 5.5 घंटे में तय किया, और उसके बावजूद उतने ही भीड़ और चली आ रही है, पीछे पूरा रास्ता ब्लॉक है, भीड़ कम नहीं हो रही है, भीड़ लगातार बढ़ ही रही है। और फिर वहां भगदड़ मचता है, और सारे लोग उल्टा भागना शुरू करते हैं, और मात्र घंटे भर के अंदर पूरा का पूरा वो जगह खाली हो गया। जो दूरी हम लोगों ने 5.5 घंटे में पार किया था, लोग वहां 5.5 घंटे में पहुंचे थे। भगदड़ मची, हल्ला मचा कि यहाँ आग लग गई है, आग लग गई है। उस जगह को लोग बेकाबू हो गए कि छोड़ के यहाँ से भागो, जल्दी से आग लगी है। जो 5.5 घंटे लगे थे पहुंचने में, वो दूरी लोग घंटे भर में खाली कर दी है वो जगह। तो कल्पना कीजिए कितनी भगदड़ मची होगी, कितनी तेजी से लोग भागे होंगे। सही बात है। और जब इतनी तेजी से लोग भागे होंगे इतनी भीड़ में, तो कल्पना कर सकते हैं कोई गिरा होगा तो उसका क्या हालत हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो गिर गया वो बिल्कुल गिर ही गया कुल मिला करके। एक व्यक्ति अगर गिर गया, उसके ऊपर इतने पैर पड़े होंगे, इतने पैर पड़े होंगे, तो वो जिंदा तो नहीं बचा होगा। कोई मतलब ही नहीं सर। हाँ, अगर उसको उठने का मौका नहीं मिला तो फिर वो खत्म। ऐसी कहानी थी। तो मतलब हम लोग वहां पहुंचे संगम के करीब में, तो 4:30 बजे के आसपास हल्ला मचा कि आग लग गई है, आग लग गई है। सारे लोग उल्टा भागना शुरू किए। हम लोग 4-5-6 लड़के थे, हम लोग रोज आते थे वहां। तो हम लोग जो है, शोर भी बहुत था, आपस में बात कर रहे हैं, यार यहाँ कैसे आग लग सकती है, यहाँ तो संगम है, पूरा पानी ही पानी, चारों तरफ पानी में कैसे आग लग जाएगी। इधर हम लोग पूरा मैदान है, खाली रेत है।
रेत में कैसे आग लग जाएगी? किसी दुकान पे आग लग गई होगी, किसी ठेले पर आग लग गई होगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरे संगम में आग लग जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम लोग वाकिफ थे। तो हम लोग जो भीड़ कह रही थी आग लग गई भागो भागो, उस भीड़ की बात को नहीं सुने। हम लोगों ने तय किया कि हम लोग वापस नहीं जाएंगे पीछे, हम लोग इतनी दूर आए हैं, थोड़ा सा दूरी और तय करेंगे, इस भीड़ को चीरते हुए थोड़ा और आगे निकलेंगे तो आगे हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि लोग उधर से तो भाग रहे हैं, वहां खाली हो जाएगा पूरा। और हम लोगों ने वही डिसाइड किया। और उसमें एक एम्बुलेंस भी फंसा हुआ था, एम्बुलेंस भी वापस जाना चाह रहा था। हम लोगों ने उसको समझाया कि भाई अभी मत जाओ वापस। उसको भी हम लोगों ने कहा आप संगम की तरफ चलो, जिधर जा रहे थे पहले, मतलब जिधर से आए हो पहले। एक विकलांग व्यक्ति भी था जो कि व्हील चेयर पर था, उसके परिवार वाले भी भगदड़ मचाया। हम लोगों ने उस व्हील चेयर वाले को भी, फैमिली को भी जो है समझाया कि आप लोग वापस मत जाइए, आप लोग संगम की तरफ चलिए। क्यों? क्योंकि उधर भीड़ जिधर भाग रही है अभी इतनी जल्दी नहीं खाली होगा, और उधर जाने का मतलब है भीड़ के साथ ही चलना। सही है। तो मात्र 10 से 15 मिनट या 20 मिनट हम लोगों ने भीड़ के साथ लड़ाई किया, और भीड़ को चीरते हुए, लोगों को ढकेलते हुए, भैया तुमको जहां जाना जाओ लेकिन हम लोग जिधर जा रहे हैं हमको जाने दो, चीरते हुए हम लोग उस भीड़ से निकले। मात्र 10-15-20 मिनट लगा हम लोगों। 15-20 मिनट बाद हम लोग आराम से वहां सांस ले रहे थे, कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था, पूरा वो संगम स्थल खाली हो चुका था, सिर्फ दिखाई दे रहा था। तो जूते चप्पल, इतने जूते चप्पल कि कम से कम 10 ट्रक बुलाए जाते तो भर जाते। तो फिर बाद में पता चला, हम लोगों ने पता किया भैया कहाँ आग लगी है जो इतनी भगदड़ मची। तो बाद में जानकारी हुई कि आग नहीं लगी है, जो प्रयाग जंक्शन है वहां पर जो ओवर ब्रिज है उस पर इतनी संख्या में लोग आए, भीड़ हो गई, लोग उस पर रुक गए, चल नहीं पा रहे थे, आगे वाली भीड़ आगे बढ़ ही नहीं रही थी। तो जब लोग ज्यादा संख्या में उस पर रुक गए, वो पुराना ब्रिज था, तो उस कारण से वजन नहीं संभाल पाया और वो ब्रिज टूट गया। यानी कि संगम से 10 किलोमीटर दूर या 5 किलोमीटर दूर जंक्शन होगा, वहां पर कोई घटना घटी और वहां से यहाँ खबर आई कि यहाँ पर आग लग गई है, ये अफवाह फैल गई और लोग भेड़ चाल चलने लगे, बिना पूरी जानकारी के, बिना दिमाग को यूज किए कि संगम में कैसे आग लग सकता है, यहाँ तो पानी पानी है हर तरफ। कोई अगर ये कहता कि बाढ़ आ गई है, बहुत पानी आ रहा है, भागो, तो एक बार माना जा सकता है। तो ये बात जा रही। तो इसलिए कभी भी कोई डिसीजन लेना हो तो ठंडे दिमाग से लीजिए कि जरूरी नहीं है कि जो बात हर कोई कह रहा हो वही सही हो, वही उचित हो। एक छोटी सी गलती हुई, आप अपने जिले में काउंसलिंग कराए होते तो आज आप नौकरी में होते। हाँ, नौकरी में होता। लेकिन आपने देखा कि वहां पर ज्यादा सीटें हैं और यही चीज हर कोई बात कर रहा था, जहाँ ज्यादा सीटें हैं वहां चलो, वहां जरूर से कराओ, और उस चक्कर में आप अपने जिले को छोड़ दिए और वंचित रह गए। अरे सर, बहुत बड़ा हो रहा है। हाँ भाई, होगा ही, दुख होगा कि हमारे जितने नंबर हैं, हम सिर्फ काउंसलिंग नहीं कराए, इस वजह से हम जो है चयन नहीं हो पाए, और हमसे कम नंबर वाला जो कि काउंसलिंग कराया और उसका चयन हो गया। और ऐसा भी नहीं था कि आपको काउंसलिंग से रोका गया हो, आपके पास सारे ऑप्शन थे, आपने खुद नहीं कराया अपनी गलती से। हाँ, तो जब किसी और कारण से कोई चीज गड़बड़ होता है तो ये तो रहता भाई चलो इस कारण से हुआ, लेकिन जब अपनी ही कोई ना कोई गलती से आप अपना नुकसान हो जाए तब तो और ज्यादा दुख होता है कि काश हम सही निर्णय लिए होते उस वक्त। खैर, अब तो एक लंबा समय बीत गया है, अब आपने सब देख लिया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया और उसके बाद से याची लूट क्या क्या सब हो गया, लेकिन कुछ लाभ मिला नहीं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा गवर्नमेंट वो कर रही है, और गवर्नमेंट। अच्छा सर 12,091 की जो लिस्ट निकली थी सर, तो उसमें क्या नाम है? तो हम यहाँ से हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से हम जीत गए, ठीक है सर। और फिर उसके बाद में सरकार को भी बोल दिया था हाई कोर्ट ने कि काउंसलिंग कराओ। हाँ, काउंसलिंग कराओ, लेकिन इन्होंने नहीं कराई और ये चले गए डबल बेंच में। ठीक, डबल बेंच में हो गई हमारी हार। ठीक, फिर डबल बेंच में हमारी हार होगी, तो फिर लड़के फिर ले गए सुप्रीम कोर्ट। फिर क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में ले गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट की सिंगल बेंच ने शायद
और मात्र 14 या 15 सेकंड में 14 या 15 सेकंड में केस को ही बिल्कुल ही खारिज कर दिया, जबकि एक से एक बढ़िया बढ़िया वकील लगाए थे, बिल्कुल भी नहीं सुना। चलिए, आपके बात को हम सुन लिए, अब आपको सच्चाई बताते हैं। जो सर वो सर थे रिजवी कहकर कोई सर थे। हाँ जज। तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुना, 14-15 सेकंड में बिल्कुल खारिज कर दिया। चलिए, आपको पूरा मैटर नहीं पता है, हम आपको बता देते हैं। हमें पूरा पता है क्या हुआ, क्यों खारिज हो गया, क्यों डबल बेंच से हार गए, बताएं? बताओ। अच्छा, पहले ये बताइए, आपकी शादी हो गई है? शादी होगी सर। बच्चे हैं? बच्चे हैं, 2 हैं बच्चे मेरे पास। क्या 2 लड़के हैं। क्या उम्र होगी उन लड़कों की? एक तो सर 12th में पढ़ता है और एक 9th में पढ़ता है। मान लीजिए कल आपका 9th वाला लड़का और उसका एक दोस्त लड़ते लड़ते आपके पास आए, आपसे कहें दोनों, आपका बेटा आपसे कहे कि मेरी गर्लफ्रेंड को ये जो है पटा रहा है, और वो दोस्त बोले नहीं, ये वो मेरी गर्लफ्रेंड ये पटा रहा है। तो दोनों लड़ते हुए आपके पास इस बात को लेकर आए हैं, इस शिकायत को। अब बताइए आप क्या करेंगे? दोनों ले आए। आवाज नहीं ठीक से आई, क्या कहा आपने? तो मेरा बच्चा है, मैं तो वो आपको ही डांटूंगा कि भाई ऐसे रास्ते में न चले। या जो वो शिकायत लेकर आए हैं, जो टॉपिक है, जो मुद्दा है, वो सुनकर कैसा लगेगा आपको? बहुत बहुत भद्दा लगेगा। 9th में पढ़ने वाला बच्चा और इस तरह की बात करेगा, तो आप उनकी समस्या को सुलझाएंगे या गाल पर थप्पड़ लगाएंगे? ये तो सर पहले तो मैं सुनूंगा ही, थप्पड़ मारने की तो बात अलग है। आपकी आवाज कटने लगी है, थोड़ा सा बाहर कहीं निकल जाइए, नेटवर्क की दिक्कत है। मैं पहले तो सुनूंगा ही उनकी बातों को। हाँ, सुनूंगा, लेकिन फिर इन बच्चों को यही समझाऊंगा कि बेटा आपकी अभी पढ़ने की उम्र है और इसमें इस कहानी में मत चलो अभी, और दोनों ही बच्चों को समझाऊंगा। ठीक, दोनों को आपने समझा दिया। हाँ, प्रयास यही करूंगा कि इस रास्ते से हट करके वो पढ़ाई पर ध्यान दें। ठीक, आपने इनको जो है समझाया, सब कुछ किया, फिर 4 दिन बाद फिर दोनों इसी समस्या को लेकर आ गए, अब आप क्या करेंगे? फिर भी वही मेरा यही प्रयास रहेगा। फिर 4 दिन बाद आपने फिर समझा दिया, फिर 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन बाद फिर इसी समस्या को लेकर आए, अब क्या करेंगे? तो अपने बच्चे को कुल मिलाकर के इस समस्या से हट करके कोई बिल्कुल ही अलग ले जाऊंगा, कुल मिलाकर के इस समस्या का समाधान करूंगा हर हालत में। आपने कोई समाधान निकाल दिया, फिर उस समाधान के बावजूद जो है 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन बीता, फिर यही समस्या लेकर आ गए, अब क्या करेंगे? अब क्या करूंगा सर, अब तो वही जो यीशु मालिक होगा वही। अब आप उनको सुनना चाहेंगे? हेलो, आवाज कट रही है, नेटवर्क में हो जाइए, थोड़ा सा बाहर कहीं निकलिए या छत पर चले जाइए। मैं ये कह रहा हूँ, सुनूंगा तो है ही, बार बार सुनूंगा उनकी बातों को। ठीक, लेकिन अगर नहीं मान रहे हैं तो फिर क्या करते? मान लीजिए आपने इस बार भी कोई उन लोग को समझाया बुझाया, फिर 10 दिन बाद फिर आ गए इसी टॉपिक को लेकर के, अब क्या करेंगे? प्रयास तो जारी रहेगा समझाने का, लेकिन नहीं मान रहे तो फिर भाई जो भी मतलब अगर ये बात ले करके हर 10 दिन बाद वो आपके सामने पिछले 4-6 महीने से इसी बात को लेकर आ रहे हैं, 4-6 महीना बीत चुका, यही 10-10 दिन पर लेकर के आते हुए, कभी 4 दिन पर आ जाते हैं, कभी 10 दिन पर आ जाते हैं, कभी 15 दिन पर आ जाते हैं, और इस बात को 6 महीने 8 महीने बीत गए और फिर एक बार वो आपके सामने आए, इस बार क्या करेंगे? इस बार भी मैं यही काम करूंगा, प्रयास ही रहेगा मेरा समझाने का। फिर आपने समझाया, फिर 4 दिन बाद आ गए, इस बात को, कहानी को सुनते सुनते, समझाते समझाते 8-9 महीने बीत गए हैं, और फिर उसके बाद फिर 4 दिन बाद आ गए, अब क्या करेंगे? फिर तो उनका उनकी सुनना ही बंद कर दूंगा, फिर क्या करूंगा? एग्जैक्टली, आप अब जाकर के पॉइंट पर आए हैं कि जिस चीज को आप कई महीनों से कई बार
सुन चुके, समझा चुके, उसका हल निकाल चुके, और बार बार कोई आपके पास आ रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सुनने से भी इनकार कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? कर देंगे। आप जिस भर्ती की बात कर रहे हैं वो भर्ती शुरू हुई थी 2011 में, कोर्ट में गया, विवाद हुआ, कोर्ट ने अपना फैसला दिया, तब तक सरकार बदल गई, अखिलेश जी आ गए। अखिलेश जी आ गए, वो फिर गड़बड़ी किए, उल्टा पुल्टा किए, कोर्ट में मैटर चलता रहा। बिल्कुल ठीक। फिर हाई कोर्ट ने अपना जो भी निर्णय दिया, ये मुद्दा चला गया 2015 में सुप्रीम कोर्ट। यानी 2011 का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट कब जा रहा है? 2015 में। उससे पहले हाई कोर्ट में था। 11 से 15 यानी कि 4 साल 5 साल पहले ही कोर्ट सुन चुकी है ना? अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है 2015 में। सुप्रीम कोर्ट इसको लगातार सुनी 2015 से 2017 तक। हाँ, 2017 तक। हमने आपसे सिर्फ 7-8 महीने की बात की, आप 7-8-9 महीने में ही कहे कि अब हम सुनना बंद कर देंगे। और यहाँ ध्यान दीजिए, हाई कोर्ट तक सुनवाई हुई है 4-5 साल, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली है 2 साल। 2 साल। और 2 साल सुनने के बाद तब कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को अपना ऑर्डर दिया। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया उनको जो फैसला करना था। इसके बाद ये जो चंदा चोर नेता हैं, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, जहां गए खारिज खारिज खारिज। वो भी एक दिन में नहीं खारिज होता था। कोर्ट जाते थे, केस चलता था, महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना, फिर खारिज, फिर 2-4-6 महीना चला खारिज। ये लोग तारीख पर तारीख ले करके पैसा मांगते रहे और खारिज। फिर हुआ क्या कि फिर एक बार, कम से कम कुछ नहीं तो हमारा उम्मीद है कि 200 से 300 बार खारिज हुआ होगा। 2017 के बाद की बात कर रहे हैं। 2017 में फैसला आया, 2017 से 2023 तक सैकड़ों बार खारिज हुआ। और कोर्ट एक दिन में नहीं खारिज की, कोर्ट पूरी सुनवाई करके, हाई कोर्ट में भी कई बार गए लोग, सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार गए लोग, महीनों महीनों सुनवाई हो करके भी कोई जो है मुद्दा निकला नहीं, कोई इन लोग का पॉइंट था नहीं, तो खारिज किया। फिर जो है मनोज महोदय जाते हैं 12/091 का लेकर के हाई कोर्ट फिर से, जबकि बार बार खारिज हो चुके हैं, फिर लेकर जाते हैं। इस बार क्या कहते हैं कि साहब हमारी काउंसलिंग नहीं कराएगी, हमको बताया नहीं गया कब काउंसलिंग। आपने पढ़ा है वो क्या केस किए थे? नहीं पढ़े आप, हम पढ़े हैं, हम बता रहे हैं आपको। इन्होंने इस बार कोर्ट में कहा कि साहब ये पता नहीं कब भर्ती कर दी, हमको पता ही नहीं चला, इन्होंने कभी हमें सूचना ही नहीं दिया, कोई विज्ञापन ही नहीं जारी किया। क्या ऐसा हुआ था क्या? कोई विज्ञापन नहीं जारी हुआ तो बताया नहीं क्या कब काउंसलिंग हो रही है? बताइए। हो तो रही है पर नहीं, आप एक मिनट, आपने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले कि हम काउंसलिंग आगरा में नहीं करा, इस वजह से मेरा नहीं हुआ। इसका मतलब आपको जानकारी थी कि आगरा में काउंसलिंग हो रही है, आप नहीं गए ना? आवाज कट रही है, नेटवर्क में हो जाइए कहीं बाहर। आपकी तरफ नेटवर्क इशू है थोड़ा। हेलो हेलो हेलो। हाँ, कहीं छत पर चले जाइए, कहीं बाहर निकल जाइए थोड़ा। अब आ रही है आवाज? अभी आ रही है। ठीक। तो उस वक्त तो आपको पता है ना कहाँ कहाँ काउंसलिंग हो रही है? आप जाकर काउंसलिंग कई जगह कराए थे, आगरा में नहीं कराए, तो आपको तो पता था ना कि अखबार में विज्ञापन निकला था काउंसलिंग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। या ऐसा था कि घर घर जाकर के अधिकारी लोग बता रहे थे भैया काउंसलिंग है करवा लो, ऐसा था क्या? नहीं नहीं नहीं। यानी कि आपको पता था काउंसलिंग हो रही है, जैसे ऐसे ही सबको जानकारी दी गई थी, हर व्यक्ति भाग भाग के काउंसलिंग करवाया था ना, याद है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठंडी का दिन था, अखिलेश यादव जी की सरकार थी, 3 दिन का टाइम दिए थे काउंसलिंग कराने का। उस 3 दिन में किसी को रोका गया कि तुम नहीं कराओगे काउंसलिंग? ऐसा तो नहीं था ना? नहीं नहीं नहीं, सबको मौका दिया गया था। तो इन लोगों ने इस बार हाई कोर्ट में झूठ बोला। क्या बोला? कि हम लोगों को बताया ही नहीं गया कि काउंसलिंग हो रही है, हमको काउंसलिंग का मौका ही नहीं दिया गया, और अब हमारी काउंसलिंग नहीं कराने के कारण हम जो है नियुक्ति से वंचित हैं, इसलिए हमको फिर से काउंसलिंग का मौका दिया जाए। तो हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई किया, प्रमाण मांगे, गवर्नमेंट ने सब प्रमाण दिया, सब कुछ दिया। आप हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़िएगा। हाई कोर्ट ने पूरे ऑर्डर में, हमारे पास ऑर्डर हम आपको दे देंगे, आप पढ़ लीजिएगा, हम पढ़कर सुना भी देंगे, हम पढ़े हैं अपनी आंख से। उस ऑर्डर में हाई कोर्ट ने लिखा कि ये जो लोग मेरे पास आए हैं,
इनका कहना है कि हमें जानकारी नहीं दी, कि बताया नहीं गया, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कोर्ट ऑर्डर में लिखा है, हाई कोर्ट के, जिसमें कहा गया काउंसलिंग करवाइए। हम उसी ऑर्डर की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी बता रहे हैं वो क्यों कहे काउंसलिंग कराने को, वो भी बता रहे हैं। उन्होंने साफ लिखा कि ये लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं, या तो ये काउंसलिंग कराए नहीं, या ये पूरी तरह से जो है झूठ बोल रहे हैं। और भी बहुत कुछ लिखा है इन लोगों के बारे में। और ये लोग मुकदमेबाजी में लगे हैं। मुकदमेबाजी, ये शब्द क्या अर्थ निकाल रहा है? हाँ सही है, यानी कोर्ट इनसे नाराज है। मुकदमेबाजी मतलब यानी एक मुकदमा नहीं, बहुत सारे मुकदमे हो चुके हैं इसके पहले, कोर्ट को पता हो गया। डबल बेंच का ये ऑर्डर आप डबल बेंच नहीं, सिंगल बेंच का बता रहे हैं। मेरे पास है, हम आपको सिंगल बेंच का ऑर्डर देंगे। सिंगल बेंच तो जीत गए थे सर हम। तो उसी की तो बात बता रहे हैं कि क्यों उन्होंने कहा काउंसलिंग कराने को। पूरा सुनिए तो ऑर्डर। आपको अंतिम लाइन बताया गया ना कि काउंसलिंग कराने का ऑर्डर है, लेकिन अंतिम लाइन के ऊपर क्या कहा गया वो तो नहीं बताया गया ना। पूरी बात तो सुनिए। फिर कोर्ट ने गुस्सा दिखाया, पूरी तरह से इन लोगों को गलत ठहराया, और फिर उन्होंने एक बात कहा कि कबीरदास जी का एक दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। ये कोर्ट ऑर्डर में लिखा है। उन्होंने कहा कि कबीरदास जी ने इस दोहे में गुरु की महिमा को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया है। क्योंकि ये लोग गलत तो हैं, लेकिन ये लोग जो आए हैं मेरे पास, ये लोग गुरु बनने की बात कर रहे हैं। ये लोग एक शिक्षक है, शिक्षक वर्ग से हैं। इस कारण मैं इन पर दया दिखाता हूँ। क्या कह रहे हैं? इस कारण मैं इन पर दया दिखाते हुए राज्य सरकार को मैं निर्देशित करता हूँ कि ऐसे लोग जिनका कभी कोई काउंसलिंग हुआ ही नहीं है, उनकी काउंसलिंग गवर्नमेंट फिर से कराए। किसकी काउंसलिंग कराए? जिसका काउंसलिंग कभी नहीं हुआ है। अब आप बताइए, आपकी काउंसलिंग कभी हुई है कि नहीं हुई है? हुई है। तो क्या आप उस ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं? क्या कोई ऐसा बंदा होगा जो कभी काउंसलिंग न कराया हो? कोई नहीं। तो कोर्ट भी मूर्ख नहीं है। उन्होंने पहले लिखा कि ये सब मुकदमेबाजी कर रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। सब लिखने के बाद उन्होंने कहा कबीरदास जी का ये दोहा है, उन्होंने गुरु की महिमा बताया है, इस कारण मैं इन पर दया दिखाते हुए गवर्नमेंट को ऑर्डर करता हूँ कि ऐसे लोग जो काउंसलिंग से वंचित रह गए हैं किन्हीं कारणों से, जिनका काउंसलिंग कभी नहीं हुआ है, उनकी काउंसलिंग कंडक्ट कराए। और ये इस बात का ध्यान रखा जाए कि काउंसलिंग कराते वक्त ऐसा व्यक्ति जो इस कोर्ट में अभी तक उपस्थित न हुआ हो और वो भी प्रभावित अगर हो रहा है, उसकी भी काउंसलिंग करवाई जाए। और जो लोग कोर्ट में आए हैं लेकिन उनका इस 12/091 से कोई लेना देना नहीं है, उनकी काउंसलिंग नहीं करानी है। यानी काउंसलिंग किसी करानी है? जिसका नाम है 12/091 में और उसने कभी काउंसलिंग न कराया हो, उसी की करानी है, चाहे वो कोर्ट आया हो या न आया हो। तो अब जब गवर्नमेंट ने काउंसलिंग करवाया है, सबका करवाया है, कोई है ही नहीं है काउंसलिंग जो इसका न हुआ हो, तो गवर्नमेंट क्यों काउंसलिंग कराए फिर से? तो गवर्नमेंट ने नहीं कराया, तो फिर कैंडिडेट चले गए डबल बेंच। तो डबल बेंच में गवर्नमेंट ने अपना पक्ष रखा, तो मैटर खारिज। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट तो पकड़ ली कि बेटा तुम तो 2017 में फाइनल करा करके 50 बार मेरे पास आ चुके हो, हर बार खारिज हुआ है, फिर तुम आ गए, लाओ बेटा हम कुछ नहीं सुनेंगे, लो खारिज। जैसे आप 8वें 9वें महीने में कहें कि हम नहीं सुनेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि 2017 में हमने फाइनल ऑर्डर दिया, 2017 से 2024 आ गया और ये लोग इतनी बार मेरे पास आए हैं, हर बार इनका खारिज हुआ है, सुना है मैंने, कई कई महीने सुना है, हर बार खारिज हो गया, मैं तो सुन चुका हूं, अब सुनने की जरूरत कहाँ है? तो लो तुरंत खारिज। अब बताइए सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया? सुप्रीम कोर्ट ने कोई गलत नहीं किया। वही सुप्रीम कोर्ट ने भी किया जो अभी थोड़ी देर पहले आप 8-9 महीने में अपने बच्चे से ऊब करके उसको सुनना बंद कर दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा बेटा अब हम सुनेंगे ही नहीं, अब आओ हम तुरंत खारिज करेंगे। हर बार तुम लोग आते हो, सुनते हैं, लेकिन अब हम नहीं सुनेंगे, अब खारिज करेंगे। आपको पूरी कहानी मालूम थी? नहीं मालूम थी आपको पूरी कहानी? लेकिन आपको कोर्ट ऑर्डर चाहिए सिंगल बेंच का, हम आज ही देंगे, अभी देंगे। आपको चाहिए तो बताइए। अच्छा आप वो सर आप दे देना, कोई दिक्कत नहीं। और सर ये सुप्रीम कोर्ट, आपकी आवाज कट रही है, क्या कह रहे हैं?
ये कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की जो दूसरी बेंच। आपकी आवाज कट जा रही है, क्या कह रहे हैं? ये कह रहा हूँ हाँ? जो सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच है। आपकी आवाज फिर कट गई। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट की एक और? वो जो नागरत्ना मैडम है, उन्होंने वो रिव्यू के लिए आप दोबारा भेज दिया डबल बेंच में। तो आप भाई, आप चाहे जितनी बार कोर्ट जाइए, कोई रोक रहा है आपको? कोर्ट तो जा सकता है कोई भी ना, चाहे 10 बार जाए चाहे 50 बार, जाने से तो कोई नहीं रोक सकता। तो जाइए, डबल बेंच जाइए, चाहे कहीं जाइए, मिलेगा क्या? लेकिन डबल बेंच में दोबारा सुनवाई आप एक चीज बताइए, आप एक चीज सिर्फ बताइए, सुप्रीम कोर्ट का भारत में जिस दिन अस्तित्व आया, यानी सुप्रीम कोर्ट जब पहली बार बना, तब से लेकर आज तक कोई एक ऐसा बताइए सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसके खिलाफ कोई गया हो और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल गया हो। कोई एक केस जानते हैं, सुने हैं कभी? नहीं। राम मंदिर का भी फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया था, कांग्रेस खिलाफ थी, जितने भी भारत के मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो लोग खिलाफ थे। क्या वो लोग सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच, पुनर्विचार, इन सब में नहीं गए? क्या गए? कुछ बदला? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक बार आ गया, फिर कोई नहीं बदल सकता, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं बदलेगा। राम मंदिर का इससे बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है बताइए, जिसके अगेंस्ट पूरी कांग्रेस पार्टी, विपक्ष, पूरा मुस्लिम वर्ग लगा था। क्या उनके पास आपसे ज्यादा पैसा, आपके पास ज्यादा पैसा उनसे? क्या आप लड़ लेंगे? उनके पास ज्यादा पैसा रहा होगा, वो बड़े बड़े वकील खड़ा किए होंगे। सही बात है। और आपको हार क्यों नहीं स्वीकार हो पा रहा कि आप जो है हार गए हैं? सिर्फ इसलिए कि आपका लाभ नहीं बन रहा। सच्चाई को स्वीकार कीजिए कि कोर्ट गलत नहीं है। कोर्ट ने पूरा भर्ती करवाया 2015 से 2017 के बीच में, और 12,091 का हिस्सा उसी काउंसलिंग का हिस्सा था, न कि नियुक्ति देने के लिए वो लिस्ट बनी थी। वो काउंसलिंग का एक पार्ट था। अच्छा सर, ये बात सही है सब, चलो ठीक है, लेकिन जो 66,654 कुछ पद बता रहे थे भरे हुए, हाँ, तो उसमें जो 12,091 की जो लिस्ट है वो भी उसमें शामिल है पूरी? सुप्रीम कोर्ट का आपने 25 जुलाई 2017 का ऑर्डर नहीं पढ़ा है। अगर पढ़े होते तो ये सवाल ही नहीं करते। आपने कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं पढ़ा। जो मूर्ख चंदा मांग रहे हैं कि लाओ हम ये पैसा दो, हम ये करेंगे वो करेंगे, आप उनकी बात सुन रहे हैं, इसलिए आप अभी तक भ्रमित हैं। 25 जुलाई 2017 के कोर्ट ऑर्डर में लिखा है, साफ साफ लिखा है, जो अंदर वो अंदर, चाहे जैसे हुआ हो। अच्छा। जो बाहर वो बाहर, चाहे जैसे रह गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज मैं ये मैटर बंद कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। साधारण भाषा में बोले हैं, उसमें तो कोर्ट की भाषा लिखी है। सुप्रीम कोर्ट ने जब फाइनल ऑर्डर दिया, उसने साफ साफ लिख दिया कि कम नंबर वाला, ज्यादा नंबर वाला, फलाना वाला, ढिकाना वाला, इतनी सीट उतनी सीट, अब हम कुछ नहीं सुनेंगे। अच्छा। उसने साफ साफ लिख दिया सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 के, आज हम पूरा मैटर क्लोज कर रहे हैं, पूरा भर्ती बंद। अब कौन अंदर रह गया कौन बाहर रह गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो बाहर रह गया है उसको कैसे नियुक्ति देना है ये कोर्ट और गवर्नमेंट तय करेगी, और दोनों लोगों ने तय कर लिया है और अब नियुक्ति देने जा रहे हैं। वही हम बताते रहते हैं। आपको नियुक्ति ही चाहिए ना। आपको केंद्र सरकार के हर कक्षा में शिक्षक योजना में नियुक्ति चाहिए, या 12,091 में नियुक्ति चाहिए, या जो 72,000 में 6,000 पद खाली रहेगा उसमें नियुक्ति चाहिए, 24 फरवरी में चाहिए, नए ऐड पर चाहिए, किस में चाहिए नियुक्ति? मैं तो सर नियुक्ति मिल जाए बस। एग्जैक्टली पॉइंट क्या है कि नियुक्ति मिल जाए, चाहे जैसे मिल जाए, यही ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही बात तो सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को लिख दिया। अच्छा। क्या लिखा कि जो वंचित रह गए हैं नियुक्ति से, शिक्षा मित्रों के समायोजन के कारण योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन हुआ है, यही तो लिखा है कोर्ट ने। अच्छा। तो जब हनन हुआ है तो इनको नियुक्ति मिलनी चाहिए। तो नियुक्ति मिलनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आप पढ़े कहाँ? उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है कि मैं रास्ता बना रहा हूँ। अच्छा। और उन्होंने सबके नियुक्ति के लिए गवर्नमेंट को टाइम दिया। अच्छा। क्यों टाइम दिया? क्योंकि जिस वक्त 25 जुलाई 2017 को फैसला हो रहा था, उस समय बीएड प्राइमरी में वैलिड नहीं था। उस वक्त बीएड का 2011 वालों का टेट एक्सपायर हो चुका था। तो कैसे कोर्ट करा दे?
तो गवर्नमेंट भी बंधी थी ना कि इन सबका भी तो उपाय ढूंढना पड़ेगा। सही है। और इतने बड़े बड़े मुद्दे थे, एक दिन में तो हो नहीं जाएंगे। सही बात है। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट मिल करके इस समस्या का हल निकाल रहे थे। इसी समस्या को हल करने के लिए बीएड को प्राइमरी में वैलिड किया गया 2018 में। पहली बार बीएड प्राइमरी में आया था 2020 में, अटल जी की सरकार लेके आई थी। ये बात कांग्रेस को पसंद नहीं आया, उन्होंने 2012 में बीएड को बाहर कर दिया। फिर बीजेपी 2018 में लेकर आती है ताकि 2011 वालों के लिए जो है रास्ता बना सके, या अन्य लोगों जो बीएड वाले उनके लिए रास्ता बना सके। फिर कांग्रेस को ये चीज जो है अच्छा नहीं लगा, फिर उन्होंने क्या किया, राजस्थान में मुद्दा उठा करके गजट रद्द करा दिया कि नहीं करा दिया? बिल्कुल करा दिया। 2023 में 11 अगस्त को रद्द हो गया। हाँ, पिछले साल। लेकिन अभी भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, फिर से नया गजट आने जा रहा है, वो भी हम लगातार बताते रहते हैं। हाँ बिल्कुल बताया था। तो समझिए कि आपका जो भर्ती वाला मैटर है सिर्फ आपसे हमसे जुड़ा नहीं है, यहाँ राजनीति भी चल रही है। एक तो पॉइंट ये हुआ। दूसरा, टेट 5 साल में एक्सपायर हो गया था, तो उसको भी तो जिंदा करना था। बिल्कुल। तो 2021 में केंद्र सरकार ने नया गजट जारी कराया कि नहीं कराया एनसीटी से कि टेट आजीवन? हाँ करा दिया। ये बात हम 2016 से बता रहे थे कि टेट आजीवन करने पर जो है काम कर रही है गवर्नमेंट। मेरा पोस्ट आप देख लीजिए पुराना, यूट्यूब देख लीजिए पुराने, सब पर मिल जाएगा। मैं सुनता हूँ आपको 2016 से सुन रहा हूँ, मैं लगातार सुन रहा हूँ सर। मैं आपको 2020 से मेरा यूट्यूब शुरू हुआ है, उसके पहले व्हाट्सएप पे हम शेयर कर देते थे ऑडियो, उसके पहले फेसबुक वगैरह पे था। तो बीएड का जो मैटर था 2018 में गवर्नमेंट ने हल करके आगे बढ़ना चाहा, लेकिन विवाद खड़ा कर दिया किसने? कांग्रेस ने। तो वो मुद्दा फंस गया। तो अब बीएड वाला फिर से गजट आने जा रहा है, तो फिर से ये मुद्दा हल हो जाएगा। जो टेट एक्सपायर हो गया था वो टेट जो है आजीवन किया गया, इसीलिए किया गया है कि सबको नियुक्ति देना है। और अब केंद्र सरकार ने डिसाइड किया है कि न हम 12/091 के थ्रू देंगे, न 24 फरवरी के थ्रू देंगे, न नए विज्ञापन के थ्रू देंगे, ये सब कुछ नहीं करेंगे ताकि विवाद ही ना हो। हम क्या करेंगे, हम जो नई योजना लेके आ रहे हैं हर कक्षा में शिक्षक योजना, उसमें जितने भी पुराने टेट कैंडिडेट हैं, चाहे वो 2011 वाला हो, 2012 वाला, 2013 वाला, 2014-15 जो भी हैं, सबको नियुक्ति दे देंगे उसके थ्रू। अब वो लेकर आने जा रहे हैं ये योजना। अब आप बताइए, ये जो 17वार नियुक्ति होगी, अगर इसमें नौकरी मिलेगी तो आप मना करेंगे कि नहीं हम तो 12/091 वाला ही लेंगे? नहीं, हमें क्या जरूरत है, हमें तो नियुक्ति मिल जाए। नियुक्ति मिल जाए, और जिस दिन नियुक्ति मिल जाएगी तो आप पूछने जाएंगे कि 12/091 क्यों नहीं हो रहा? हमें क्या मतलब उससे फिर? हाँ, तो गवर्नमेंट दूसरा रास्ता ढूंढ ली है। जब देख ली कि कोई काम कोई करने नहीं दे रहा है, विपक्ष बार बार, अखिलेश सरकार बार बार जो है अड़ंगा लगा रही है, तो विपक्ष को जो है छोड़ देते हैं, अड़ंगा लगाते रहो भैया तुम उन चीजों में, हम नया काम कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, समस्या ये नहीं है कि आपको जानकारी नहीं है, समस्या ये है कि आपने जानकारी करना नहीं चाहा, आप सिर्फ नेताओं की बात सुनते रह गए। आप भ्रमित हैं कि 12/091 में हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने 15 सेकंड में खारिज कर दिया। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट का जज पागल नहीं है। ये बात मानते हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जज पागल नहीं होता? नहीं, सही बात है ये। आप अभी थोड़े देर पहले एक छोटा सा मुद्दा, आपके बच्चे का हमने उदाहरण लिया, आप 8-9 महीने में उब गए, अब हम नहीं सुनेंगे। उब गए ना? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। बार बार आ रहे हो, हम बार बार समझा रहे हैं, लेकिन कब तक? एक दिन आप उस चीज को छोड़ ही देंगे। बिल्कुल ठीक है, तो एक दिन आप छोड़ ही देंगे। तो फिर इस चीज को समझिए कि जो है क्या हुआ, क्यों हुआ, किस कारण हुआ, कारण जानने का प्रयास कीजिए। हाई कोर्ट हो, सिंगल बेंच हो, डबल बेंच हो, सुप्रीम कोर्ट हो, बिना कारण के कोई ऑर्डर नहीं देते। आपको ये बताया गया कि हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने काउंसलिंग का ऑर्डर दिया, लेकिन क्या पूरी बात बताई गई कि किस कारण से दिया है? वो तो अब मैं आपसे सुन रहा हूँ मैं चीज वो तो। अरे भाई साहब, जब ये ऑर्डर आया तो इस ऑर्डर को दिखा करके एक एक लाइन पढ़ करके हमने एक एक लाइन का हमने एक्सप्लेनेशन हिंदी में ट्रांसलेट करके व्याख्या किया था। आप नहीं सुने? वो ऐसा था वो सर, वो बीच में मेरा ये मोबाइल था वो सैमसंग वाला, तो वो बेकार हो गया था, तो इसीलिए मैंने सुन नहीं पाया था। मैंने मुझे दूसरा में लिया था, तब मैंने शुरुआत की थी, तो वो सुन नहीं पाया था मैंने जब। अब आप बताइए कि अब तक आप कितनी बार याची बन करके पैसा दे चुके?
अरे अब छोड़ो सर उस बात को। नहीं हमने नहीं भाई, अब वो आप सिर्फ अमाउंट बताइए कि कितना पैसा आप तक दे चुके होंगे लगभग। देखो ऐसा होता है सर कि अब पैसे 1000-2000 रुपए की ये बात है कि अगर बाई चांस अगर हो जाती है अगर भर्ती, तो फिर थोड़ा बेहद दुख सा महसूस होता है कि अरे काश हम दे देते। हम आपकी सारी बात से सहमत है। इतनी देर से हम इसीलिए बात कर रहे हैं ताकि आप सच्चाई से वाकिफ हो। हमने आपको सारी बात समझाने का प्रयास किया, जो सच्चाई है वो बताए। एक उदाहरण के रूप में पूछ रहे हैं, लगभग कितना पैसा आप 500, 1000, 2000 करके अब तक कितना पैसा दे चुके होंगे याची बन के? 10,000 के एरवेर में तो सर दे दिए होंगे सर मैंने भी। और अगर आप हर जजमेंट को अपनी आंख से पढ़ रहे होते, हर केस को आप देख रहे होते, क्या ये 10,000 आप देते? नहीं देते। अभी हमसे बात करने से पहले आपको यही पता था कि सिंगल बेंच ने ऑर्डर दिया था काउंसलिंग का, गवर्नमेंट ने नहीं कराया, सुप्रीम कोर्ट ने 14-15 सेकंड में ही खारिज कर दिया, आप ये जान रहे थे। लेकिन अब हमसे बात करके पूरी कहानी जान गए। अब आपको पता हो गया ना सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज किया और गवर्नमेंट ने काउंसलिंग क्यों नहीं कराया। बिल्कुल सही बात है। अब आपसे अगर आपका नेता आकर के कहेगा कि जो है 12/091 में जो है हम केस करेंगे, 500 रुपया दो, 1000 दो, आप दे पाए? अब देंगे नहीं, अब क्या जरूरत है सर जब क्योंकि सच्चाई जान गए आप। तो ये लोग ऐसा नहीं है कि नहीं जान रहे थे सच्चाई। हम तो कभी कोर्ट केस नहीं किए, नहीं लड़े, सिर्फ ये लोग क्या केस कर रहे हैं वो पढ़ते थे, कोर्ट में क्या चल रहा है उसकी जानकारी रखते थे, और जब कोर्ट ऑर्डर आया तो कोर्ट ऑर्डर अपनी आंख से पढ़ते थे। इतना सिर्फ किए हम घर बैठे, हम जहाँ रहे नौकरी किए, घर बैठे रहे, बैठे बैठे किए, और हमें सच्चाई मालूम है। तो ये लोग जो नेता बने हैं, मनोज मौर्य, फलाने ढिकाने, जो भी, सुनील यादव या जो भी, ये लोग हर बार कोर्ट जा रहे हैं, वकीलों के साथ घंटों बैठते होंगे, क्या इन लोग को सच्चाई नहीं पता है? सब पता है। लेकिन अगर ये सच बता देंगे तो आप 500, 1000, 2000 देंगे इनको? हाँ, इनका बिजनेस बंद हो जाएगा। बिजनेस बंद हो जाएगा। इसलिए ये लोग पूरी बात नहीं बताते, बस बताते कि कोर्ट ने ऑर्डर किया काउंसलिंग के लिए, इतनी बात बस बताते हैं। बस पूरी बात नहीं बताएंगे कि कोर्ट ऑर्डर में और क्या क्या लिखा है। कोई भी कोर्ट ऑर्डर आता है क्या एक लाइन में रहता है क्या? हाँ, एक लाइन में कैसे रह जाएगा? पूरा कहानी लिखा होता है कि क्या मुद्दा है, क्या क्या चीजें किसने किसने जो है सामने रखी, पक्ष ने क्या रखा, विपक्ष ने क्या रखा, नियम क्या कहता है, सारा जिक्र किया जाता है, पूरा जिक्र होता है। उसके बाद जो है तब जाकर के कोई ऑर्डर लिखा जाता है और जारी होता है पूरा डिटेल में। तो अब आप बताइए खुद ही जो है कि ये लोग कितना झूठ बोल करके, कैसे कैसे झूठ बोल करके पैसे लूटते हैं। सही बात है सर। अभी आप उदाहरण दूसरा देख लीजिए, 11 अगस्त 2023 को बीएड का गजट रद्द हुआ। जितने भी यूट्यूब वाले हैं, जितने भी नेता हैं, सबने कहा बीएड बाहर हो गया। अगर बीएड बाहर है तो 69,000 वाले कैसे नौकरी कर रहे हैं? और जबकि ऐसा नहीं था, मात्र जो गजट रद्द हुआ, सिर्फ गजट रद्द हुआ था। उस ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा है कि ये गजट रद्द कर रहे हैं और जो नियुक्तियां हुई हैं उनको बाहर कीजिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अगर बाहर हुए होते तो उनको बाहर निकाला जाता ना। बिल्कुल। हम लगातार बताते रहे कि गजट रद्द हुआ है, बीएड बाहर नहीं हुआ है। गजट में कमी थी, दिक्कत थी, इसलिए रद्द हुआ। वो कमी क्या थी कि गजट तैयार करते समय सब कुछ ठीक था, लेकिन एक मीटिंग भी होना था और वो मीटिंग नहीं हुआ। इसलिए कोर्ट ने कहा कि भैया सारे नियम का पालन तो किया गया, लेकिन उसमें एक पॉइंट छूट गया है, और वो है कि एक मीटिंग होना था एक्सपर्ट कमेटी का, वो मीटिंग नहीं हुआ। और अब जो है एनसीटी एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग कराकर, यूजीसी के जो है चेयरमैन को बुलाकर, एनआईएस के चेयरमैन को बुलाकर मीटिंग वगैरह कर ली, 1 साल के अंदर सारा काम, और अब गजट लेके आने जा रही है। तो कोर्ट ऑर्डर में क्या लिखा होता है वो कोई नहीं बताता, साफ साफ सच। अखबार वाले भी वही मिर्च मसाला जो सुनी सुनाई बातें होती हैं वही छाप देते हैं, वो पढ़ने नहीं जाते हैं कोर्ट ऑर्डर। सही है। मतलब सोचिए, जो बीएड किया है, जिसका पूरा भविष्य उसी से जुड़ा है, वो नहीं पढ़ रहा है कोर्ट ऑर्डर, तो अखबार वालों के सामने तो रोज हजारों न्यूज आ रहे हैं, मर्डर हो गया, चोरी हो गया, छिनैती हो गया, हाँ वहाँ युद्ध चल रहा है, ये हो रहा वो हो रहा। उनके पास इतना टाइम है कि कोर्ट ऑर्डर पढ़ेंगे? नहीं। बिल्कुल सही बात है सर। उनको किसी ने जो न्यूज लिख करके दे दिया वो वही बस छाप दे रहे हैं। तो अखबार पर किसी ने भरोसा कर लिया कि बीएड बाहर, यूट्यूब वालों का सुनकर कोई भरोसा कर लिया कि बीएड बाहर, नेताओं का सुन लिया कोई कि बीएड बाहर, नेताओं का सुन लिया कि काउंसलिंग करवाना है। तो ये सब वो झूठ सुन रहा है। नहीं, हमने तो
हमने तो आपकी तरफ वो वीडियो देखी थी, तो वीडियो में आपने बता दिया था कि कोई एक भी लाइन ऐसी बता दो कि बीएड को बाहर कर दिया है, तो हम तो तभी तब समझ गए थे कि भाई जो गजट है गजट को मतलब बाहर कर दिया है, बीएड को बाहर नहीं किया। अब देखिए हर कोई कह रहा था बीएड बाहर, एक लाइन में कह रहा था। अब कोर्ट ऑर्डर कितने लाइन का है? कोर्ट ऑर्डर है 46 पेज का, 46 पेज। अब 46 पेज में छोटी मोटी बात तो लिखी नहीं होगी, पूरा उसी मुद्दे से जुड़ी बात लिखी होगी। या ऐसा होगा कि 46 पेज में रामायण या महाभारत या गीता ऐसा कुछ लिखा गया होगा? नहीं। इस 46 पेज में लिखा गया है शुरू में कि कब ये मुद्दा कोर्ट में आया, किस तारीख को आया, किसने दाखिल किया, किसके खिलाफ दाखिल किया, किसकी तरफ से कौन वकील है, मुद्दा क्या है। 825 वाला सर हम बात कर रहे हैं, ये जो बीएड का गजट रद्द हुआ उसकी हम बात कर रहे हैं, ऐसे ही सब में होता है। अच्छा। तो इस 46 पेज में ऊपर लिखा है केस का नंबर क्या है, किसने केस किया है, किसके खिलाफ किया है, मुद्दा क्या है, किसकी तरफ से कौन वकील है, ये सारी चीजें लिखी हैं। उसके बाद जो केस किया गया है उसमें उनका कहना क्या है, फिर उसके बाद जब विपक्ष की तरफ से वकील आए तो उन्होंने क्या कहा, फिर पक्ष के वकील ने क्या कहा, एनसीटी का नियम क्या कहता है, सबके अपने अपने तर्क क्या हैं, सब कुछ लिखने के बाद अंतिम में कोर्ट अपनी बात लिखती है। इसीलिए कोई भी जजमेंट इतने लंबे होते हैं। शिक्षा मित्र मुद्दा जब हल हुआ, शिक्षा मित्रों का कितने पेज का जजमेंट था? 92 पेज का। अच्छा। शिक्षा मित्र बड़े आसानी से कह देते हैं कि हम लोग साथ धोखा हुआ है, जजमेंट लिखवा दिया गया। 92 पेज में 23 पॉइंट बताए गए कि किन किन कारणों से शिक्षा मित्र समायोजन अवैध है। एक दो कारण नहीं, 23 पॉइंट आए सामने। 96 पेज में उनकी व्याख्या की गई, 92 पेज में। और जिस 72,825 जिस भर्ती की बात आप कर रहे हैं, 25 जुलाई 2017 को इसका ऑर्डर आया, उसका ऑर्डर 22 पेज का है और आपने एक लाइन नहीं पढ़ा अपनी आंख से। नहीं, मैं नहीं पढ़ा। तो जब आप पढ़ेंगे नहीं तो कोई कुछ भी कह देगा, फिर आपको तो उसी की बात सच लगेगी। बिल्कुल। इतनी देर से हम इतनी कहानी सुनाए, इतना बता रहे हैं, हम भी कितना सच कह रहे हैं कितना झूठ कह रहे हैं, कैसे आप परखेंगे? पढ़ना पड़ेगा ऑर्डर, पढ़ना पड़ेगा। अगर हम जो कह रहे हैं वही लिखा है तो इसका मतलब हम सच बोल रहे हैं, और अगर हम जो कह रहे हैं वैसा उसमें नहीं लिखा है, कुछ और लिखा है, इसका मतलब हम झूठ कह रहे हैं। तो हमारी बात सही है या गलत, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं तो उस चीज को पढ़ना पड़ेगा। मनोज मौर्य ने कहा कि 12/091 काउंसलिंग कराने का ऑर्डर है, ऑर्डर है, लाओ भाई दिखाओ ऑर्डर। आपने मांगा एक बार भी? आपने पैसा दिया जिनको, उनसे आपने एक बार भी कहा कि भैया हमको भी दे दो ऑर्डर, हम भी पढ़ेंगे? नहीं, हमने नहीं मांगा। बस कभी नहीं कहे, यही गलती है। 17 अप्रैल 2024 को 12/091 का सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया। आपको तारीख भी नहीं याद होगा, हमको तारीख याद है। आप चले जाइएगा सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर, 17 अप्रैल 2024 की तारीख में खोज लीजिएगा 72,825 का मैटर, और वहां से ऑर्डर डाउनलोड कर लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने, आपने कहा 14-15 सेकंड में खारिज कर दिया, यही कहा ना आपने? वो ऑर्डर कितने पेज का है आपको मालूम है? 71 पेज का है, 71 पेज है। आपको चाहिए, अगर आपको ये चाहिए ऑर्डर तो हम आपको दे देंगे ये ऑर्डर भी, नहीं तो आप चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, लिखा होगा सर बाद में सर। और एक बात आज एक जानकारी और बढ़ा लीजिए। आप जब जाते हैं कहीं पर, आपको मान लीजिए बुलाया गया कि भैया 15 अगस्त का पर्व है, आप हमारे विद्यालय में आइए और आपको भाषण देना है। आप ऐसे ही बस मुंह उठाकर चल देंगे, या आपको लगेगा अगर इतने लोगों के बीच में भाषण देना है, कुछ तैयारी कर लेना चाहिए? क्या करेंगे आप? तैयारी करके जाएंगे सर कुछ। यानी आप बैठकर पहले भाषण तैयार करेंगे, उसको याद करेंगे, फिर जाएंगे भाषण देने ना? बिल्कुल। और अगर उस भाषण में एक दो गलती हो जाएगी तो क्या आपको फांसी पर लटकाया जाएगा? नहीं, लेकिन बेइज्जती महसूस करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई चीज लिखेगी तो उसका तो भाई पूरे भारत पर असर पड़ेगा, है ना? बिल्कुल भाई, आप भाषण में कुछ बात गलत बोलेंगे तो उससे किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वहां हो सकता है लोग आपके बुराई कर दें या आप पर हंसने, बस इतना हो सकता है। सही है। लेकिन उससे पूरे भारत पर ऐसा तो नहीं युद्ध छिड़ जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना? सही है। नहीं,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ भी लिखता है तो उससे पूरे भारत पर असर पड़ता है। सही बात है। तो क्या लगता है आपको, कोई केस दाखिल हुआ और कोर्ट में आते ही जज उसको उसी वक्त सुनते हैं, या पहले से भी उसके केस को पढ़ करके उसके बारे में पता करके जांच परख करके तब आए होंगे? पहले से तैयारी करके आते हैं। और हाँ, उनको पता रहता है, उनको पता रहता है कि किस तारीख में कौन सा केस लगा है। वो फाइल उनको दे दी जाती है हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले ही, और उस पूरी फाइल की वो एक एक चीज पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, पता कर लेते हैं, और भी कुछ जानकारी चाहिए तो वो मंगा लेते हैं फाइल। और भी किसी से बता रहे थे चीज को कि मैंने पढ़ लिया है पूरा केस आपका, और ये कैंसिल किया जा रहा है। तो आप बताइए क्या उन्होंने 15 सेकंड में खारिज किया, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, पहले जो चीज वो पहले पढ़कर, हर चीज समझ कर, जो मुद्दा उनके पास पहले भी आ चुका है, 2 साल वो सुन चुके हैं, कई बार केस आया है, वो खारिज कर चुके हैं, और आप उसको इतनी आसानी से कह दे रहे हैं कि आए और 15 सेकंड में खारिज कर दिए। बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सही बात है सर, पहले पढ़ के आए थे। आपने अपने बचपन से अब तक देखा होगा, आपके घर में या आपके पड़ोस में बड़े बुजुर्ग बादल देख के बता देते होंगे आज बारिश होगी कि नहीं होगी। सही है। क्या ये अनुभव उनको एक दिन में आया? नहीं, उन्होंने अपने पूरा जीवन लगा दिया, इन चीजों को देखा है, सीखा है, तब वो बता देते हैं कि बारिश होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल। तो जज साहब अगर बैठ रहे हैं 15 सेकेंड, वो 15 सेकेंड नहीं, उनका पूरा जीवन उसमें लगा हुआ है, उनको अच्छे से अनुभव है। और जिस केस को उन्होंने 2 साल सुना हो, उसके बाद सैकड़ों बार उनके सामने आया हो, कई महीने हर बात सुन के खारिज किए हों, तो उस केस को फिर से सामने आने पर 15 सेकेंड उनके लिए कम है क्या? कोई भी चीज को इतना हल्के में मत लिया कीजिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि आप एक नौकरी पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट का जज है। आप उस पर सुप्रीम कोर्ट के जज के जजमेंट पर क्या आप या हम उंगली खड़ा करने लायक हैं? नहीं, कोई मतलब ही नहीं निकलता था। मतलब हम और आप एक नौकरी नहीं ले पा रहे, एक परीक्षा नहीं पास कर पा रहे, और जो व्यक्ति इतना पढ़ाई करके वहां तक पहुंचा है, और इतनी आसानी से हम और आप उसके ऊपर सवाल खड़ा कर दे रहे हैं। नहीं, हम आप जो मोहल्ले में पार्षद होता है छोटा सा, उसके भी रत्ती भर बराबर नहीं है। उसने भी मेहनत किया, एक जगह बनाया, तब पार्षद बना है। बिल्कुल। अगर कोई सड़क पर झाड़ू मार रहा है सरकारी नौकरी लेकर के, तो भी हम आप उसके बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सरकारी नौकरी लिया है, उसने मेहनत किया, प्रयास किया, वो ले चुका, और हम नहीं ले पाए हैं, तो हम उसके बराबर कहाँ हैं? हम उससे बहुत कम हैं। तो जब हम अपने मोहल्ले में झाड़ू मारने वाले के बराबर नहीं हो पा रहे, जब हम अपने मोहल्ले के पार्षद के बराबर नहीं हो पा रहे, सुप्रीम कोर्ट के जज पर हम कैसे उंगली उठा दें? सही बात है सर। तो अब कभी भी कोई ऑर्डर आए और कोई कहे कि उन्होंने 2 मिनट सुना खारिज कर दिए, 15 सेकंड सुना खारिज कर दिए, तो आप बिल्कुल भी इस चीज को मत मानिएगा कि जज गलत है। जज गलत हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है सर। अब आपने जो कहा कि जज ने खारिज कर दिया 15 सेकंड में, भाई साहब वही ऑर्डर आप जाकर सुप्रीम कोर्ट से डाउनलोड कर लीजिए वेबसाइट से, या हमसे ले। 71 पेज का है ऑर्डर। अच्छा। 71 पेज हैं। अच्छा। तो कैसे हल्के फुल्के में? तो 71 पेज ऐसे ही सपने में तो नहीं लिख दिया गया होगा। सही बात है। पहले समझिए कि जो नेता हैं ये झूठ बोलते हैं, टोटल झूठ बोलते हैं, ताकि भ्रमित करके पैसा लूट सकें। सही बात। अच्छा सर, तो हम बिल्कुल निश्चिंत रहे कि हमारे सत्रवार में तो हमारी नियुक्ति हो ही जाएगी, क्योंकि हमें शुरुआती 2011 निश्चिंत तब हुआ जाता है जब मंजिल मिल जाती है। क्या अभी मंजिल मिल गई है? नहीं। तो मंजिल मिलने तक आपको निश्चिंत तो नहीं होना है। क्यों? क्योंकि मंजिल के रास्ते पर आप हैं, और रास्ते में आपको अलर्ट हमेशा रहना है। जाने कब गड्ढा आ जाएगा, हम कहीं ध्यान नहीं दिए तो गिर जाएंगे। बिल्कुल। जाने कब शेर से पाला पड़ जाए। सही है। तो शेर से पाला पड़ेगा तो हमें उससे लड़ना पड़ेगा, गड्ढा आएगा तो गड्ढे से हमें बचना पड़ेगा। ऐसे ही मंजिल पाना है, तो उस मंजिल को पाने के लिए कंपटीशन का दौर है, तो पढ़ाई जारी रखनी पड़ेगी। क्या पता कल को वो जो कह दें कि भैया इंटरव्यू हम कराएंगे, इंटरव्यू पास करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे?
पढ़ाई ही तो काम आएगा वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ये आने जा रहा है, हर कक्षा में शिक्षक की योजना, प्रस्ताव नियुक्ति। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है कि हर शिक्षक भर्ती में, चाहे वो कोई भी हो, डिग्री कॉलेज का हो, इंटर कॉलेज का हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, प्राइमरी का, कोई भी शिक्षक भर्ती हो, सभी शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू डेमो अनिवार्य। ये नियम अभी बना नहीं है, लेकिन बनाने की बात की गई है। तो आप अभी कैसे निश्चिंत हो सकते हैं? क्या पता ये मौका सामने आए, लेकिन उस वक्त कह दिया जाए कि आपको इंटरव्यू और डेमो पास करना पड़ेगा। सही है सर। तो युद्ध में उतरने के बाद हम सोचे कि अपने तलवार में धार लगाएं, या युद्ध में जाने से पहले तलवार में धार लगाना पड़ेगा? पहले ही लगाना पड़ेगा सर। अगर हम ये सोचेंगे अरे युद्ध में जाकर के वहां धार लगा लेंगे, हम वहां जाकर के युद्ध में, जब युद्ध चल रहा हो वहां धार लगाना शुरू करेंगे, तो पीछे से कोई आकर मेरा गर्दन काट देगा या हमें छोड़ेगा? काट ही देगा। तो पढ़ाई कब करेंगे? पढ़ाई करते रहेंगे, अभी से करेंगे उसकी तैयारी। हाँ, डेली जितना समय निकाल सकते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी आपको लगे कि समय निकाल सकते हैं, सीरियस होकर के कि अगर आप चाहते हैं सच में सरकारी नौकरी लेना, तो ये मौका नहीं गंवाना है। एक बार गंवा दिए, आज तक जो है उसका पछतावा होगा कि काउंसलिंग करा लिए होते। लेकिन इस बार कोई गलती ना हो, गलती से भी गलती ना हो, इस बार नहीं चूकना है। इसलिए आप बिल्कुल अलर्ट होकर के तैयारी शुरू कर दीजिए। कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, कोर्ट कचहरी, धरना, याची, फलाना सुनना बंद कर दीजिए। वो सब सिर्फ जो है देखते रहिए वो लोग क्या कर रहे हैं, बाकी आप उस पर ध्यान ज्यादा मत दीजिए। खाली बस देखते रहिए उन लोगों का नाटक, कैसे कैसे लूट रहे हैं लोगों को। बाकी आप अपना पढ़ाई लिखाई कीजिए, अपना जो पैसा कमा रहे हैं वो पैसा अधिक से अधिक कमाने पर दिमाग लगाइए। जो भी काम धंधा आप कर रहे हैं, अपने परिवार को पालने पोसने पर अपना समय अपने लिए रखिए। अपना पैसा, अपना कीमती पैसा, मेहनत से कमाया पैसा अपने लिए, अपने परिवार के लिए खर्च कीजिए। इन लोगों को देना बंद कर दीजिए और आगे जो होने वाला है उस पर ध्यान दीजिए और आगे तैयारी कीजिए, जो आगे आपके काम आएगा। ठीक है? हाँ, और हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, ये कह रहा हूँ इंटरव्यू डेमो जो भी होगा, तो 10वीं क्लास तक का जो भी स्लैब वो होता है सर, तो वो भी आएगा, मैटर आएगा। तो आपके घर में नीचे से ऊपर जाने के लिए, छत पर जाने के लिए, या नीचे वाले फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हैं? हाँ बनी है सर। अभी आपका मन करेगा नीचे से ऊपर जाने का, तो आप छत को देखेंगे या अपनी सीढ़ी का पहला स्टेप देखेंगे, कहाँ पैर रखना है? पहला देखेंगे, पहला वाला। हाँ, आप जो है डायरेक्ट छत पर पैर नहीं रखते हैं, आप कहाँ पैर रखते हैं? पहली सीढ़ी पर। जब पहला सीढ़ी आप चढ़ जाते हैं तब दूसरी सीढ़ी पर पैर रखते हैं, जब दूसरी चढ़ जाते हैं तब तीसरी पर। ऐसे ही पढ़ाई भी करना होता है। आप पढ़ाई बिल्कुल लो से शुरू कीजिए। कक्षा 1 का मजा आएगा पढ़ने में, कक्षा 1 का पढ़ने में, बच्चों वाली चीज। कक्षा 1 का 5 बार पढ़ जाइए, 10 बार पढ़ जाइए, मजा आएगा पढ़ने में। अरे बच्चों वाली चीज पढ़ रहे हैं, अरे 1 घंटे में हमने पूरा किताब खत्म कर दिया। 2 दिन 4 दिन में आप 10 बार पढ़ जाएंगे पूरी किताब। हिंदी भी, गणित भी, अंग्रेजी भी सब पढ़ जाइए। कोई पूछेगा अरे कक्षा 1 में पहला चैप्टर तो ये है, अरे ये वाला चैप्टर 3 में है, ये तो आपको इतना तक याद हो जाए। कक्षा 1 हो गया, अब इससे ऊपर जाइए कक्षा 2 में, उसकी किताबें पढ़ जाइए। चाहे सरकारी स्कूल का ले लीजिए यूपी के, चाहे एनसीईआरटी ले लीजिए, चाहे आपके आसपास जो बच्चे पढ़ रहे हो किसी भी स्कूल में, वो किताबें ले लीजिए। कोई भी किताब नीचे से शुरू कीजिए कक्षा 1 से, और जैसे जैसे नीचे वाली किताबें पढ़ते जाइए, ऊपर बढ़ते जाइए, और हर किताब को 5 से 10 बार पढ़िए। इतना पढ़िए कि आपको उसमें ऐसा कुछ भी न रहे जो नहीं आता है, आपके आंख से कोई चीज बच गया हो। 10 बार पढ़ जाइए ना, कि आपको सब पता रहे। कक्षा 1 पढ़िए, कक्षा 2 पढ़िए, 3 पढ़िए, 4 पढ़िए, ऐसे पढ़ते पढ़ते ऊपर तक जाइए। जिस दिन आपको लगे कि हम अब अपनी पढ़ाई से संतुष्ट हो गए हैं, उस दिन रुक जाइएगा। जैसे भोजन करते हैं, 1 रोटी खाते हैं और भूख लगी है 2 रोटी एक और खा लेते हैं, और भूख लगी है तो 1 और रोटी खा लेते हैं, तब तक खाते हैं जब तक पेट भर नहीं जाता। सही है। ऐसे ही आप नीचे से शुरू कीजिए और धीरे धीरे ऊपर बढ़िए। जो विषय कंप्लीट होता जाए उसके ऊपर वाला पढ़िए, जो विषय कंप्लीट ना हो उसको अभी वही कंप्लीट कीजिए जहाँ पर हैं। ऐसे करते हुए आपको जहाँ तक लगे कि अब हम संतुष्ट हो गए हैं पढ़ाई से, 8 तक, फिर उससे ऊपर और जाना चाहें तो हाई स्कूल तक, कम से कम 8 तक जाइए।
और बहुत आसान लगेगा पढ़ना। ऐसे आप लेकर कंपटीशन वाली चीज बैठ जाएंगे, 4 दिन तक तो जोश में पढ़ लेंगे, फिर 5वें दिन बोरिंग लगने लगेगा, मन नहीं लगेगा पढ़ने में। क्यों? क्योंकि वहां पर दिमाग को जोर डालना होगा और दिमाग जल्दी थकेगा तो फिर मन नहीं लगेगा पढ़ने में। अब बच्चों वाली चीजें पढ़ना शुरू करेंगे, कक्षा 1 का, कक्षा 2 का, तो वो एकदम आसान चीजें हैं, पढ़ते पढ़ते ऊपर तक चले जाएंगे। तो वो कक्षा 1 से 8 तक, पहले कक्षा 1 से 5 तक की चीजें कवर कीजिए। जब 5 तक का लगे कि हमने 1 से 5 तक 5 बार 10 बार पढ़ लिया सब किताब, फिर ऊपर जाइए, 8 तक जाइए धीरे धीरे। 8 तक काफी है। जब 8 तक कम से कम ये हो जाए कि हर किताब को हमने 10 बार पढ़ लिया, तब उसके ऊपर जाने का सोचिएगा, नहीं तो उसके ऊपर जाने का नहीं जरूरत है। और याद रखिएगा, कम से कम 5 से 10 बार हर किताब जरूर पढ़ लीजिए, इतना कि हमें एक एक चीज उसका पता हो। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से जो भी चीज सबसे पहले निकला, तो उसके बाद रुक जाना चाहिए था कि भैया मंथन तो हो गया। नहीं, उसको और मथना शुरू किए। जब और मथे तो और चीजें निकली, और मथे तो और चीजें निकली। ऐसे ही पढ़ाई, जब आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा। जब वही चीज दोबारा पढ़ेंगे तो वो चीजें जो पहली बार आपने ध्यान नहीं दिया, और दोबारा जब पढ़ेंगे उस पर भी ध्यान जाएगा। अच्छा, ऐसा है। जब तीसरी बार पढ़ेंगे, अरे ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको तो याद कर लेना चाहिए। आप पहली बार भी देखे, दूसरी बार भी देखे, लेकिन तीसरी बार में समझ में आ रहा है कि ये इसको रट लेते हैं, ये जरूरी चीज है, ये हमें याद ना जाए। चौथी बार पढ़ेंगे, अरे यार हम तो इस चीज पर ध्यान ही नहीं दिए, ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी जितनी बार आप पढ़ेंगे, समुद्र मंथन की तरह कुछ न कुछ उसमें से मथ करके आप निकालते जाएंगे और ज्यादा सीखते जाएंगे। सही है। हाँ, तो एक ही किताब को 5 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, उसके बाद आगे बढ़िए। और मैं टीचिंग कर रहा हूँ, 2004 से लगातार टीचिंग कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है। क्या पढ़ाते हैं? मैं सर मैथ पढ़ाता हूँ, इंग्लिश सेकंड और हिंदी। कुल मिलाकर के 10 तक तो मैं सभी सब्जेक्ट लेकर चलता हूँ। तो जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, जिस भी क्लास को पढ़ा रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट पर तो आपका पकड़ है ही है। सही है। अन्य सब्जेक्ट पर भी पकड़ बनाइए, क्योंकि प्राइमरी में तो सारे सब्जेक्ट होते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, कभी कभी होता क्या है कि बड़ी बड़ी चीजें तो हमें आती हैं, लेकिन छोटी चीजें जो है वहाँ फंस गए हम। बिल्कुल सही बात है। जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हों, अभी उनसे आप पूछ देंगे कि जो है प्राइम नंबर का क्या नियम है, भाज्य संख्या का नियम क्या कहता है, नहीं बता पाएंगे। सही है। कुछ हो सकता है बता दें, लेकिन सब नहीं बता पाएंगे। लेकिन आप उनको इंजीनियरिंग का 2 सवाल दीजिए, चाहे 10 सवाल दीजिए, सब हल कर देंगे। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं सर आप। तो आपको जाना है प्राइमरी लेवल में, तो छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना जरूरी है। तो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाए हैं, उनकी छोटी किताबें, नीचे के क्लास की किताबें भी जरूर से जो है सीरियस होकर के ध्यान देकर पढ़ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इंटरव्यू अगर होता है तो कोई ये नहीं कि वहाँ बड़ा सवाल पूछे, छोटा कुछ पूछ देंगे। अब पता चला कि छोटा कुछ पूछ दिए, अब हम वहाँ पर सोच रहे हैं ये कहाँ से पूछ रहे हैं, ये क्या है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जो सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं बहुत अच्छी बात है, इतने साल का आपको अनुभव है, तो डेमो में तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। क्यों? डेमो में क्या होता है, वही होता है प्रदर्शन, क्लास में पढ़ाने का प्रदर्शन, तो उसमें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सही है। उसमें आप बल्कि और सीख लीजिए कि हम जाएं और अच्छा कैसे वहाँ डेमो हमारा जाए, उसके लिए और क्या करना होगा और क्या क्या चीजें होती हैं। जो हम करते हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं करते हैं उसको भी सीख लें। बिल्कुल सही बात है। अब आप मेनली फोकस कीजिए कि हम कॉन्फिडेंस तो आइए पढ़ाने का, डेमो देना होगा तो बोर्ड पर क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्या करना है, और कहीं अगर हम कोई चीज नहीं ध्यान दे रहे हैं तो उसको ध्यान देना शुरू करें। और इंटरव्यू में जो जो सब्जेक्ट हमें हो सकता है पूछा जाए, वो सारी चीजें तैयार कर लीजिए, बस। ठीक है? ठीक है सर। तो सीबीएसई बोर्ड की सर फर्स्ट से लेकर के और ये 8 क्लास तक की सभी बुक ले लें सर। हम तो कहेंगे आप यूपी बोर्ड में, यूपी ये जो सरकारी स्कूल है उनमें जो किताब चले वो भी पढ़िए, एनसीईआरटी भी पढ़िए, और जो सीबीएसई के स्कूलों में 2-4 स्कूलों की जो किताब मिल जाए, 2-4 स्कूल किताब पढ़िए ना। क्लास 1 की हिंदी की किताब मिल गई, मान लीजिए यूपी इनके स्कूल वाली मिल गई, एनसीईआरटी भी मिल गई,
और कुछ 2-4 स्कूलों की मिल गई। अगर आप सब पढ़ लेंगे तो क्या दिक्कत है? सही बात है सर। जब भी कोई 2 चीज आप पढ़ते हैं, 2 किताबें, तो आप तुलनात्मक रूप से भी देखते हैं। बच्चे को जब आप नाउन पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में और वही नाउन के बगल में ब्रैकेट में लिख देंगे संज्ञा, तो बच्चा तुरंत समझ जाएगा, अरे ये तो आज सुबह हिंदी वाले सर भी संज्ञा पढ़ाए थे, वही लग रहा है सर जी ये भी पढ़ाने जा रहे हैं। बिल्कुल। अब उसको नाउन समझाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्यों? क्योंकि वो हिंदी में संज्ञा पढ़ चुका है, उसने तुरंत उसको जोड़ लिया उससे। बिल्कुल। अरे सुबह संज्ञा में सर बताए थे 5 प्रकार का होता है, अरे यहाँ भी तो सर वही बता रहे हैं 5 प्रकार। बिल्कुल। यहाँ यही है कि अंग्रेजी बता रहे हैं प्रोनाउन को, ये जो हाँ, तो जब आप वहां पर जैसे ही नाउन के बगल में संज्ञा लिखेंगे, जैसे ही आप लिखेंगे प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, अरे व्यक्तिवाचक जातिवाचक तो हिंदी में भी था, यानी हिंदी में अंग्रेजी दोनों एक ही तो है, अलग कुछ नहीं है। अब बच्चे को नाउन पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अब बच्चा आसानी से भी सीखेगा और तुलनात्मक रूप से भी सीखेगा। तो जब एक छोटा बच्चा इस तरह से, तो आप भी तो वो चीज अपने अंदर लाइए कि एक ही किताब क्यों पढ़े, हम तो मास्टर जी हो गए ना। लाओ देखते हैं कि यूपी के किताबों में क्या पढ़ाया जा रहा है कक्षा 1 में, एनसीईआरटी में क्या पढ़ाया जा रहा है कक्षा 1 में, सीबीएसई वाले जो प्राइवेट स्कूलें चल रहे हैं, स्कूल जितने भी हैं, उनकी किताबों में क्या क्या चैप्टर्स हैं, सब पढ़ लेंगे। मिल जाएगी, जितनी किताबें मिलेंगी हम वो पढ़ेंगे। हमें भूगोल मिल जाएगा, एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे। लाओ महेश अग्रवाल का नाम बहुत चर्चित है, उनकी भी किताब पढ़ लेते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। तो क्या दिक्कत है 2-4 किताबें पढ़ने से? अब मास्टर जी की तरह से सोचिए ना। अब नहीं, सही कह रहे हैं सर आप। अपनी सोच का दायरा बढ़ाइए, अब मास्टर जी की तरह सोचिए। बच्चों को भी प्रोत्साहित कीजिए कि एक ही किताब क्यों पढ़ना है भाई, एक ही बात को अगर 4 लोग कह रहे हैं तो 4 तरीके हो सकते हैं। तो क्यों ना हम 4 लोग की किताब पढ़ें, हो सकता है कुछ जो है अलग तरीके से। जैसे एक उदाहरण, एक बार जो है कहीं रैली थी, नेताजी आए हुए थे, थोड़ी बहुत वहां पर किसी कारण से भगदड़ मच गई, ठीक। और जब भगदड़ मची तो लोग भाग दौड़ करने लगे, कुछ लोग गिर भी गए। और जब भगदड़ मच गई तो नेताजी का कार्यक्रम कहाँ से हो, तो नेताजी ने जाने का प्रोग्राम बनाया, गाड़ी में बैठे और चल दिए। अब इसी न्यूज को अखबार वाले अगले दिन अलग अलग तरीके से छापे। एक अखबार वाले ने छापा, भगदड़ मची, नेताजी की गाड़ी चल दी। दूसरे ने छापा, नेताजी की गाड़ी चली तो भगदड़ मच गई। अच्छा, अर्थ बदल गया कि नहीं बदल गया? बिल्कुल बदल गया था। लोग गिर गए, नेताजी की गाड़ी चढ़ गई, अर्थ बदल गया कि नहीं बदल गया? बिल्कुल। खबर एक ही है, लेकिन लिखने का तरीका बदल जा रहा है, तो उससे अर्थ बदल जा रहा है। कोई गिर गया, गाड़ी चढ़ गई लिख दिया, इसका मतलब है कि नेताजी की गाड़ी ने उसको दबा दिया, मार दिया। गाड़ी चल गई, भगदड़ मच, यानी गाड़ी पहले चली, उसके कारण से भगदड़ मच गई। भगदड़ मची, नेताजी गाड़ी में बैठकर चले गए, यानी भगदड़ मच गई, इस कारण से नेताजी चले गए। सब में अलग अलग अर्थ है, तो लिखने के तरीके से अर्थ बदल जा रहा है। तो एक ही बात को कई लोग कह रहे हैं, तो अलग अलग नजरिया होगा उनका। तो जब 4 किताबें पढ़ेंगे तो हम चारों लोग के नजरिए से परिचित होंगे। सही है। आपने भी देखा होगा, एक ही चीज को अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से बताया गया है। कोई आसान तरीका है, कोई कठिन तरीका है, तो आप बच्चों से कहते होंगे देखो इस किताब से ये पढ़ लो, यहाँ आसान है। बिल्कुल सही बात है सर, सब में अलग अलग मैटर होता है अपना, बिल्कुल सही बात है। तो अब आप तो मास्टर जी हैं, जो किताब मिल जाए, जितनी मिल जाए सबको पढ़िए, तुलनात्मक रूप से पढ़िए। अच्छा सर, ये कह रहा हूँ सर, अब ये सतपा नियुक्ति होगी तो इसमें टेट के जो मार्क हैं और टेट के मार्क और जो शैक्षिक गुणांक है, ये भी शैक्षिक गुणांक खत्म कर दिया गया, अब कहीं नहीं लागू होगा। अच्छा, और शिक्षा के क्षेत्र में इंटरव्यू डेमो होगा, उसके नंबर, टेट के नंबर, इन्हीं सबसे होगा। अच्छा। बाकी शैक्षिक गुणांक का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो पुराना तो हमारा 102 नंबर का, फिर हमारे कम वाले तो 102 नंबर वाली लगा देंगे। फिर जब विज्ञापन आएगा, आवेदन करना होगा, उसको बड़े ध्यान से पढ़ करके आवेदन कीजिएगा। जहाँ जैसे आपको लाभ लगेगा, मेरा यहाँ लाभ हो रहा है, वो चीज कर लीजिएगा। बिल्कुल। और वैसे भी सबको ही नियुक्ति देना है, कोई बहुत दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, ऐसे जो लोग होंगे जो जुगाड़ से डिग्री लिए होंगे, जिनको कुछ आता जाता नहीं होगा, ऐसे लोग बाहर हो जाएंगे। आप तो पढ़ा रहे हैं सालों से, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डिग्री लिए उस समय कि भैया सरकारी नौकरी मिल जाएगी, और उनकी नौकरी लगी नहीं तो जाकर के कहीं फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो कोई और काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर है, ना पहले करते थे ना अब करते हैं, बस जुगाड़ से डिग्री ले लिए थे कि कैसे हो जो है हाँ सरकारी ये नौकरी मिल हाँ जाए। हाँ सर, हाँ सर, ये यही मेन चीज है कि सर अभी इसमें हम टीचिंग में टच में बने रहे हैं। अभी टीचिंग में टच में बने रहे हैं तो ये है कि हमारा सही बना रहेगा। तो बस टीचिंग में बने रहिए, और जो आपका विषय है उसके अलावा अन्य विषयों पर भी पकड़ थोड़ा बना लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस चीज का ध्यान रखेंगे सर। चलिए श्रीमान जी, बहुत लंबी बात हो गई है, रखते हैं। ठीक है सर, आपका जो समझाने का तरीका है बहुत बहुत बढ़िया है। जो समझने का प्रयास करेगा, जो ध्यान से सुनेगा, अपनी बात को रटेगा नहीं, सिर्फ नहीं हम जो कह रहे हैं बस वही सही है, इस धारणा में नहीं रहेगा तो उसको मेरी बात समझ में आएगी नहीं। आपने जो बोले सुप्रीम कोर्ट वाला वो था, वो बिल्कुल दिमाग से निकाल दिया, वो वास्तव में बिल्कुल कंफ्यूजन था, बिल्कुल अलग हो गया। आपको सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर चाहिए, हम ऑर्डर दे देंगे, और आप उसको जब पढ़ेंगे तो वही सेम टू सेम जो बात हमने बताई है वही ऑर्डर में मिलेगा, अपनी आंख से आप पढ़ सकते हैं। सही सही। ये जो झूठ बोला गया कि काउंसलिंग के लिए ऑर्डर हुआ है वो अधूरा है बात। किसको बोला गया? पहले तो उनको नहीं कहा गया जो मुकदमेबाजी कर रहे हैं, उनको नहीं कहा गया जो काउंसलिंग करा चुके हैं कभी, उनको कहा गया जिनकी कभी काउंसलिंग नहीं हुई, इत्तेफाक से मान लीजिए काउंसलिंग के समय वो बीमार हो गए थे, इत्तेफाक से मान लीजिए कोई बाहर विदेश में काम कर रहा था, वो जल्दी में नहीं आ पाया, तो वो कहाँ करा पाया होगा 3 दिन में काउंसलिंग? कोई सिंगल पर्सन ऐसा नहीं था जिसने काउंसलिंग नहीं कराई थी। हाँ, बहुत रेयर केस में इक्का दुक्का व्यक्ति शायद ही कोई मिले, और अगर नहीं कराया उस वक्त, कोई विदेश में था या कोई बीमार हो गया, तो ये तो उसके साथ घटना हुई, ये उसके तरफ से कमी हुई ना, गवर्नमेंट तो सबको मौका दिया ना। चलो विज्ञापन निकाला था गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट विज्ञापन निकालेगी, अपना काम करेगी, उसका जो तरीका है उसने पूरा किया। तो अब आप झूठ बोल करके कोर्ट जाएंगे और कोर्ट जो है दया के आधार पर कह रही है, तो अब गवर्नमेंट फिर चले पूरा प्रोसेस अपना काउंसलिंग कराया, तो गवर्नमेंट ने नहीं कराया, लो भैया हम जा रहे हैं डबल बेंच में, तो डबल बेंच गए, वहां से जो है इस ऑर्डर को खारिज करवा दिए, खत्म कहानी। जो काम हो चुका है वो क्यों दोबारा करने जाएं? और कोर्ट भी किसी के जाने मात्र से खारिज नहीं कर देती है। अब ऐसा थोड़ा कि गवर्नमेंट आ गई है तो बस हमने वो कह रही है खारिज तो हम खारिज कर देंगे, नहीं, वो मुद्दा देखती है, खारिज करने लायक उसे दिखा तभी खारिज की, ऐसे नहीं की खारिज। सही है। चलिए फिर रखते हैं। तो इसमें मैं मैसेज अभी कर दूंगा, ठीक है सर, और मेरा उससे जोड़ देना, ठीक है सर। ठीक, ग्रुप से भी जोड़ देंगे, और आपको ये सारे ऑर्डर भी चाहिए तो वहाँ से ले लीजिएगा, हम आपको भी ऑर्डर भेज देंगे, 12/091 वाला ऑर्डर भी भेज देंगे, आप अपनी आँख से देख लीजिएगा। आपके नेता जो पैसा लिए थे वो आपको ऑर्डर नहीं दिए होंगे, और हम आपसे न कभी लिए हैं न कभी लेंगे 1 रुपये भी, और आपको ऑर्डर दे दे रहे हैं, आप अपनी आँख से पढ़िए। और इतनी देर जिसको आपने पैसा दिया, आप हमसे करीब 1 घंटा 10 मिनट से बात कर रहे हैं, और हम दावे से कह रहे हैं जिनको आपने पैसा दिया उनको फोन लगा लीजिएगा, देखिएगा कितनी देर बात करते हैं आपसे। सही है, वो मुझे 12 मिनट 2 मिनट बात करते हैं बस। अरे फोन उठा लें, बहुत बड़ी बात है। चलो ठीक है सर, तो ऑर्डर भी दे देना सर, ठीक है सर। ठीक है। नमस्ते सर। नमस्कार।